बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर और मेरे साथ मौजूद है मतीउल्लाह जान MJ TV। आज हम बात करेंगे वफाकी आईनी अदालत ने बाकायदा तौर पर समातों का आगाज़ कर दिया है। और ये समातों का आगाज़ कहाँ हुआ है? देखें जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग है, उसकी दूसरी मंजिल है और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बिल्कुल नीचे जो है वो आईनी अदालत है और चीफ जस्टिस सफार डोगर की अदालत के बिल्कुल नीचे जो है वो चीफ जस्टिस आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की अदालत है। तो फिलहाल तो वो इमारत के अंदर तो नीचे है। बहरहाल जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही एक और बड़ी अदालत जो है वो कायम हो चुकी है और उसने समातों का आगाज भी किया है। इस पे भी बात करेंगे, आज क्या केस था, कैसे हुआ। अदालतों, एक दो अदालतें तो वहाँ उनके जो जजेस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी अदालतों पर वफाकी आईनी अदालत के जज आ गए और वो समातें नहीं हो सकी। तो इस सारे कुछ मंजरनामा आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब काफी आज भरम नजर आए। क्या वजह तौर पे जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को उनके कानूनी कैरियर में पहली दफा ये मालूम हुआ है कि मुल्क में मनशियात बड़ी तादाद में स्मगल हो रही है, वो भी बलोचिस्तान। जी हाँ, पहले बात वो खैबर पख्तूनख्वा की कोई कर रहे थे इधर उधर, लेकिन बलोचिस्तान का इंकशाफ हो गया। जी हाँ, वो मामला एक मनशियात के मुबैना मुल्ज़म, जिसको कह लें मुल्ज़म की जमानत का था जी। मगर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने ऐसे सवालात उठा दिए हैं कि जिससे मुझे तो डर है साकिब बशीर कि मामला कहीं आईनी अदालत में ना मुंतकिल हो जाए। क्योंकि ये सुओ मोटो किस्म के रिमार्क्स लग रहे थे मुझे, क्योंकि जो मामला जमानत का है और आप उसमें सवाल उठा रहे हैं कि भाई मनशियात मुल्क में कैसे आ रही है, तो फिर तो जारी बात है, फिर ये मामला तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने अपने पास मंगवा लेना है। अभी आईनी अदालत का अख्तियार तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ये ना समझे कि वो आईनी बेंच में दाएं साइड पे जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के साथ बैठे हुए हैं और बाएं साइड पे जस्टिस मोहम्मद अली मजहर है। उनको ये याद रखना होगा कि अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब कोई भी केस, फॉर एग्जांपल यही केस है, तो इनको लगे कि ये तो आईनी मामला है, मंगवाएं फाइल, तो अगले दिन जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब कोर्ट में पहुंचे तो वो कहते वो तो मंगवा लिया उन्होंने, तो वो कुछ कर भी नहीं सकेंगे। 27वीं तरमीम में लिखा गया है कि आईनी अदालत के पास ये अख्तियार भी है कि वो हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से किसी किस्म का मामला जो है वो अपने पास मंगवा सकते हैं। तो ये बड़ा एक हमें फिर एक और एंगल भी है जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब के हवाले से, वो भी हम बात करते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने भी कुछ आज कहा है और वो भी एक दिलचस्पी से खाली नहीं है, बल्कि उन्होंने ये कहा है जी, वो मेडिकल ग्राउंड पे कोई मांग रहा था जमानत, तो उन्होंने कहा है जी यहाँ मेडिकल ग्राउंड पे जमानत लेते हैं मुल्ज़म, बाहर आते हैं, घूमते फिरते हैं, फिर बैरून मुल्क चले जाते हैं। और ये मेडिकल ग्राउंड पे जमानत देने वाले भी जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी थे ना जी। बिल्कुल, जस्टिस जिनका वो जिक्र कर रहे हैं, नाम तो नहीं लिया लेकिन हमें तो पता है, नाम नहीं लिया, नवाज शरीफ साहब का जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा जो है वो बैरून मुल्क एक ही गए थे ना, मगर सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया को पता है। उन्होंने वाला रिमार्क्स दिए। इसी के साथ हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि वो इमरान खान साहब के केसेस भी कहीं 27वीं आईनी तरमीम में बह गए हैं। वैसे तो गवर्नमेंट कहती है कि हमने अदालती इस्लाहात की हैं, लेकिन मती साहब बड़ा ही कोई अजीब सी सिचुएशन है। वो सलमान सफदर साहब उधर से लाहौर से कोशिश कर रहे हैं कि अर्ली हियरिंग की दरखास्त नहीं लग रही, मतलब मरकजी केस तो बहुत दूर है। मेरे ख्याल में आप ये अर्ली हियरिंग की दरखास्त की, अर्ली हियरिंग के लिए एक और दरखास्त डालनी पड़ेगी। ये अर्ली हियरिंग की दरखास्त होती है कि जनाब मैंने एक दरखास्त डाली हुई है, लाखों रुपए का वकील किया हुआ है, बराए मेहरबानी करके इस दरख्वास्त की समाअत के लिए जल्दी मुकर्रर कर दें। और मजे की बात ये अर्ली हियरिंग के लिए दरख्वास्त वकील अलग से फीस भी लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, लाहौर से आना है स्पेशल। अब अगर ये अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त भी समाअत के लिए नहीं लग रही तो फिर आप अंदाजा कर ले उस अर्ली हियरिंग के लिए दरख्वास्त तो फिर तो बनती है साकिब साहब, मेरे ख्याल तो बनती है। बिल्कुल, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वफाकी आईनी अदालत, वैसे हफ्ते वाले दिन हमें ये खबर थी कि शायद चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब की अदालत में अमीनुद्दीन खान साहब बैठेंगे, क्योंकि ये बड़ी अदालत के जज हैं, चीफ जस्टिस हैं, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो कोर्ट रूम नंबर 2 में बैठेंगे। ये दिन को खबर चल रही थी और शाम को फिर ये आई कि नहीं, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब अपनी ही कोर्ट रूम नंबर 1 जो बहुत बड़ा है उसमें बैठेंगे और
अमीनुद्दीन खान साहब कोर्ट नंबर 2 जो है जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बैठते थे वहां बैठेंगे और वहीं पे आज जो है वो बैठे। और आज जो समातें हुई, समातों से जाने से पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ। जो 3rd फ्लोर है वहां पे आईनी जो अदालत के जजेस हैं उनको बिठाया गया, उनके बेंचेस लगे, लेकिन उनमें जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस खादम हुसैन सुमरो उनकी अदालतें चली गई। एडवोकेट जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल के जहां दफातर बने हुए थे तो वो फंक्शनल नहीं हो सकी, तो उसकी अदालतें भी नहीं लग सकी। मतलब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 2 अदालतें लग ही नहीं सकी सिरे से। तो ये सिचुएशन जो है वो आज रही है। बहरहाल आईनी अदालत ने असल अपना चीज तो ये है ना कि जो आईनी अदालत के सरबराह है वो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के नीचे वाली मंजिल में बैठे हैं जी, और जो इस पूरी इमारत का जो सबसे बड़ा कमरा अदालत है जिसके ऊपर गुंबद भी है और उस गुंबद के ऊपर पिंजरा भी है, जंगला, वो जंगला जो है जी जी, तो उसके अंदर जस्टिस सरफराज डोगर साहब अपनी अदालत जारी रखे हुए हैं। उन्होंने अपनी अदालत नहीं छोड़ी। होना तो ये चाहिए था कि जो आईनी अदालत है आइन के मुताबिक वो सबसे ऊपर है। तो देखिए ये सिंबॉलिक ही होती है ना चीजें। ये जो अदालतें इतने बड़े बड़े पिलर्स और इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती है, ये सिंबलिज्म होता है, रियासत के सतून होते हैं, ये आईनी सतून है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की इमारत भी बहुत बड़ी बनाई गई है, पार्लियामेंट के और वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के साथ बीच में बनाई गई है, क्योंकि सिंबलिज्म होता है, एक अलामत होती है रियासत के अख्तियार का, ताकत का। तो यहाँ पे आईनी अदालत के जो चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन है उनके बारे में एक तो ये है कि पहले तो आपको दूसरी मंजिल पे बैठने की बजाय इस अदालत में अगर आप वाकई सबसे आला तरीन अदालत है तो फिर आपको जो सबसे बड़ी कमरा अदालत है वहां पे बैठना चाहिए था। अलामती बात होती है, मगर सुनने में ये आ रहा है कि चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने शायद एज अ कर्टसी, एज अ एहतरामन उन्होंने कहा कि नहीं आप अपने दार हम जो है कहीं भी बैठ जाएंगे। नहीं, ये आर्जी भी हो सकता है। इसकी एक वजह ये भी है, मुझे जो वजह नजर आती है वो यही एक बड़ी वजह नजर आती है कि ये डिसीजन क्यों लिया गया होगा। अगर जस्टिस अमीनुद्दीन खान उन्होंने अगर डिसीजन लिया है तो फिर यही हो सकता है क्योंकि हमने आर्जी अभी रहना है और या आपने आर्जी रहना है, ये भी तो हो सकता है ना। वो आर्जी और मुस्तकिल वफाकी आईनी अदालत बन जाए यहाँ पे। लेकिन बहरहाल ये जो है वो कोर्ट रूम्स जो है ऊपर नीचे इनका डिसीजन हुआ, आज लग भी गई अदालत। उसमें क्या आपको नजर आया, कैसा माहौल था, क्या सिचुएशन थी? एक तो मैं बता दूं कि वो जस्टिस हसन नजर रिजवी साहब की कोर्ट में रोस्ट्रम नहीं था आगे, और वो बटन भी, क्योंकि वो पता होता है ना जो अमला होता है उसको पता होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही अमला आया हुआ था तो उन्होंने पंखा चला दिया, तो उन्होंने कहा पंखा तो बंद करें यार। तो ये गलत बटन तो दबते रहेंगे कुछ अर्से तक, और हीटर की जगह पंखे भी चलते रहेंगे। अच्छा, मगर ये है कि आज के सबसे अहम जो मैं जिस पे मेरी तवज्जो थी कि भाई एक आईनी अदालत बैठी है, तो मैं देखना चाह रहा था कि इसके सामने कौन सा ऐसा मुकदमा है जिसके लिए ये आईनी अदालत बनाई गई। जी, कौन से मुकदमात हैं? तो सबसे पहले भी जो केस लगे वो रिट जुरिस्डिक्शन के कोई सरकारी यूनिवर्सिटी के किसी वाइस चांसलर की एक अपील थी जो उसके खिलाफ की गया था फैसला हाई कोर्ट में। तो वो अब मैं सोच रहा था कि अगर ये विफाकी आईनी अदालत बनाई गई है इस मकसद के लिए कि यहाँ पे आईनी मामलात का फैसला किया जाएगा, आइन की तशरीह की जाएगी, इधर बैठ के तो वो बिल्कुल उस तरह डिस्कशन हो रही थी जैसे हाई कोर्ट की रिट में या सेशन जज कोई बात कर रहा होता है, जी ये रिकॉर्ड है और ये इन्होंने मुझे गलत हटाया है। अब आईनी अदालत का ये काम रह गया है कि लोगों की नौकरियों के केसेस सुने, सर्विस मैटर्स की अपीलें सुने, और उनको हटाया गया है तो वो आईनी अदालत में। क्योंकि 27वीं तरमीम में पहले तो ये था ना कि रिट जुरिस्डिक्शन के जो फैसले थे उनमें भी कैटेगरीज बना दी गई थी कि इनमें ये कैटेगरीज जो है जिनका ताल्लुक आइन की तशरीह से होगा या कानून के चैलेंज होगा तो वो सुनेंगे। तो अब इन्होंने वो 199 की सारी जुरिस्डिक्शन बाजार जो है वो आईनी अदालत को दे दी है। तो मैं हैरान था कि यार इस काम के लिए आईनी अदालत बनाई गई मतलब ये कि आप फैक्चुअल मैटर्स को करेंगे। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आईनी अदालत जो है आपने वफाकी आईनी अदालत बनाई है, तो फिर उसमें प्योरली जो आइन की तशरीह के तलब जो मामलात हैं वो आने चाहिए, बेशक वो आर्टिकल 199 के तहत आए या पेंडिंग केसेस है और किसी कानून को चैलेंज किया गया हो। और उसमें फिर मेरा ख्याल में इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को भी फिर देखना चाहिए कि जो मैटर उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोई इशू हो, तो फिर आप भेज दें, वापस भेज दें, सुप्रीम कोर्ट को भेज दें कि वो सुप्रीम कोर्ट सुने उसमें। मगर फिर आपको पता है फिर ये कैसे जस्टिफाई करेंगे? अब मुझे यकीन है कि आईनी अदालत के जजों की तनख्वाहें भी वही होंगी जो सुप्रीम कोर्ट की। जी बिल्कुल, ठीक है। आई डोंट नो, अभी तक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर तो आया नहीं है, हो सकता है इनकी 2-4 लाख रुपए बढ़ा दी जाए
सिर्फ साबित करने के लिए कि बड़ी ये अदालत आईनी है। अदालत है, ये बड़ी अदालत है। तो बहरहाल वो तो अभी तक नहीं आया, मगर एक मिसाल मैं आपको देना चाहूंगा एक ऐसे मुकदमे की जो आज आईनी अदालत में लगा था। मुकदमा क्या था कि जी कराची में जो मेयर हैं मुर्तजा वहाब साहब, उन्होंने कराची के तकरीबन 30 के करीब पब्लिक पार्क्स जो हैं उनको कमर्शलाइज, उसमें कमर्शियल एक्टिविटी की इजाजत दे दी है। नाम उसका दिया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का नाम दिया है कि वो पार्कों को मेंटेन भी करेंगे, देखभाल भी करेंगे और उसमें थोड़ी बहुत अपनी कोई कारोबारी सरगर्मियां भी कर सकेंगे। तो बुनियादी तौर पे जो एक प्रिंसिपल है, ये आइन का भी एक असूल है ये डेफिनेटली कि पब्लिक कम्युनिटी के जो प्लेसेस हैं वो ओपन होंगी पब्लिक के लिए, मगर यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज की इजाज़त दे दी गई है। तो यहाँ इस्लामाबाद में भी आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने जो एक फैसला दिया था F9 पार्क में कमर्शियल एक्टिविटीज़ ख़त्म करने का ऑर्डर दिया था, और फिर बाद में CDA ने मैकडोनल्ड पार्क के लिए जगह बनाने के लिए मास्टर प्लान ही चेंज कर दिया और उसको पार्क से अलग कर दिया कि पार्क का हिस्सा ही नहीं है, और अभी भी वो मैकडोनल्ड का जो है वो ब्रांच F9 पार्क में बनी हुई है। फिर एक शाह शराबील साहब थे जनरल मुशर्रफ के बड़े अच्छे दोस्त, उन्होंने F7 में एक गोल्फ कोर्स जो है पब्लिक पार्क में बनाने की कोशिश की, तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको भी लीगल करार दे दिया और उसको भी बचा लिया। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का फैसला था, वो आज भी पार्क में कच्ची आबादी के लोग आके बैठते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार अगर आज यहाँ पे गोल्फ कोर्स बना होता तो ये लोग बच्चे किधर जाते। तो बहरहाल कराची में जो उन्होंने मुर्तज़ा वहाब ने जो उनको कमर्शियल एक्टिविटी की इजाज़त दे दी, तो उसके खिलाफ कुछ जो टाउन में जो मेयर से जो दूसरे वो सिंध हाई कोर्ट में चले गए। सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि इन कमर्शियल पार्क के अंदर जो मुर्तज़ा वहाब जो मेयर ने कमर्शियल एक्टिविटी इजाज़त दी है वो इलीगल है, मतलब उनके खिलाफ फैसला दे दिया। सिंध हाई कोर्ट को उस फैसले पे अमल नहीं किया मेयर कराची ने, और सिंध हाई कोर्ट के उस फैसले पे अमल करने की बजाय मेयर कराची ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। और जब ये अपील दायर हुई थी उस वक्त आईनी बेंच था, अब ये आईनी अदालत बन गई, तो वो अपील अब आईनी अदालत में लग गई। अब ये देखे ना, ये कोई मजाक है, आईनी अदालत है और बैठ के पब्लिक पार्क के कर रही है कि ये कानून के मुताबिक है। ये वो चीजें हैं जो कि आईनी अदालत का काम नहीं होना चाहिए, उनका काम नहीं है। और दूसरी बात, आज जब अपील दायर हुई तो जो ऑर्डर जारी किया गया है, ऑर्डर तो यही होना चाहिए था ना कि या तो सिंध हाई कोर्ट के फैसले पे अमल किया जाए और वो कमर्शियल सरगर्मियां रोक दी जाए, या फिर सिंध हाई कोर्ट का फैसला सस्पेंड होना चाहिए था। फैसला क्या आया, ये आईनी बेंच है हमारा, जरा सुनिएगा। फैसला ये आया स्टेटस को। अब स्टेटस को से मुराद होती है जू का तू का मुराद है अगर सरगर्मियां चल रही हैं वो चलती रहे, और सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला है वो भी फील्ड में है वो भी रहे। अब स्टेटस को कह दिया, वो वकील साहब ने बड़ा तरले किए कि सर इसका मतलब एक्सप्लेन कर दें, क्या कमर्शियल एक्टिविटी जारी रहेंगी नहीं रहेगी। 4 दफा पूछा उन्होंने, जज साहब ने नहीं बताया इसका क्या, उन्होंने कहा बस हमने जो कहना था कह दिया। यानी कि सिंध हाई कोर्ट का फैसला भी जो है उस पर अमल भी ना हो, ठीक है, सरगर्मियां भी जारी रखें, और सिंध हाई कोर्ट का फैसला जो है वो सस्पेंड भी ना हो। तो ये अजीब सा एक आईनी बेंच का फैसला था, और यहाँ पे आके मुझे अफसोस होता है और मुझे खौफजदा हूँ कि आने वाले दिनों में आइन की तशरीह क्या होगी जब कितने बेसिक केस के ऊपर एक वाज़ेह क्लियर ऑर्डर नहीं दे सकता। दे दें, आप लिख दें, अदालतें लिख भी दिया करती हैं। और ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अली पाकिर नजफी और जस्टिस अरशद साहब का बेंच था। अरशद साहब तो खैर वो ऐसे ही बैठे हुए कायदे आज़म के पोर्ट्रेट की तरह, उन्होंने तो बात भी नहीं की उन्होंने। तो ये मामला है कि अब क्लैरिटी अदालतों को देनी चाहिए, और खासतौर पर आईनी अदालत है, उनका केस उनकी जो नहीं आता तो वो किसी सुप्रीम कोर्ट को भेज दें, या फिर खुद भी करना है तो क्लैरिटी तो आनी चाहिए ऑर्डर्स को। अच्छा, एक और बात, जो आईनी अदालत है पूरी दुनिया में जिसकी मिसालें हमारे वजीर कानून अटॉर्नी जनरल देते हैं, आईनी अदालत हमेशा फुल कोर्ट की तरह बैठती है, तमाम जजेस एक साथ बैठते हैं, क्योंकि वो आईनी अदालत होती है, आइन के मामलात हैं, इसलिए एक जज तो नहीं बैठ सकता। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो टुकड़ों में आईनी अदालत बैठ रही है ना, ये अभी तक ज़हनी तौर पे अपने आप को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट समझ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पहले तो आईनी बेंच था ना, तो मेरा ये ख्याल है कि इस आईनी अदालत को अपने कवायद बनाने पड़ेंगे, इनको ये वाज़ेह करना पड़ेगा कि आईनी अदालत को बतौर फुल कोर्ट बैठना होगा हर आईनी मामले में, या फिर 1-2 जजेस बैठ के आईनी मामलात का फैसला करेंगे। ये बड़ी एक अजीब तजाद है जो आईनी अदालत की आज की कार्रवाई में हमने देखा। 3 जजेस, 2 जजेस, 3 जजेस, एक बेंच, मतलब आप सिंगल जज का तमाम जजेस को इकट्ठे बैठना चाहिए, क्योंकि आइन का मामला है। लेकिन चूंकि मकसद ये बिल्कुल नहीं था साकिब कि आइन की तशरीह करना, मकसद ये था कि जो रिट के अंदर हुकूमत के खिलाफ जो हाई कोर्टों में फैसले आते हैं, तो हुकूमत को फेवर करने के लिए यहाँ आईनी अदालत में चंद जजों को बिठा के रिट की अपीलें भी सुन के हुकूमत को बचाना मकसद था, आइन की तशरीह कोई मकसद नहीं था।
तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल उनकी जानिब बढ़ते हैं, वो आज काफ़ी भरम हुए मंशियात के मामले में, काफ़ी जो है वो भरमी का इजहार उन्होंने किया और उन्होंने ये कहा कि बलूचिस्तान में भी उन्होंने कहा 2 अजला का उन्होंने नाम लिया, वहाँ भी मंशियात की मौजूदगी। तो कहने का मकसद ये है कि ये जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब भी आइनी बेंच में थे और ये आइनी बेंचेस की कमेटी में भी थे। मेरे ख्याल इनसे में इनसे पूछा ही नहीं गया, आइनी बेंचेस की कमेटी भी गैर मौसर हो गई। हाँ, मतलब इनको पता ही नहीं है जी कल से आइनी बेंचेस की कमेटी नहीं होगी, मेरे और ख्याल फिर में आइनी बेंच से भी जाते रहे। हाँ, अब तो सादे बेंच में आ गए हैं। मेरे ख्याल में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भूल गए हैं कि अब ना तो वो फेवर्ड जजेस में से हैं, ठीक ना ही वो आईनी बेंच का हिस्सा हैं, ठीक, ना ही ये वो सुप्रीम कोर्ट है जिसके ऊपर वो बड़ा इतराते थे हम सुप्रीम कोर्ट हैं। जी जी, हम और ये सुप्रीम जितने रिमार्क्स नहीं, उन्होंने मनीषाद के केस में दिए हैं, इससे तो ये लगता है कि वो ये भूल गए हैं कि वो आईनी बेंच में नहीं बैठे, वो बल्कि उस सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं बैठे जो उसका के सवाल कर सकती कर थी। सकती थी अब तो बिल्कुल। सिर्फ अपील कोर्ट रह बल्कि गई जब है। आइनी बेंच में होते थे तब जस्टिस मंसूर अली शाह और दूसरे जजेस ने कुछ सवालात उठाए थे, तो उन्होंने कहा नहीं, आप आइनी मामलात को नहीं देख सकते। हाँ, बड़े फखर से तो बड़े फखर से ये कहा जाता था कि आईनी बेंच है और आइन आ चुका है, आइन में लिखा जा चुका है, और जब तक ये मौजूद है हम आगे पीछे तो नहीं जा अब आप सकते। मनीषात फरोशों के जमानतों के फैसले करें। अब ये आइन की तशरीह आपके बस की बात भी नहीं थी, ना पहले थी, ना अब है और ना होगी। और अब अगर आप आपने अपील में ही फैसला और करें। अगर आपने आईनी तशरीह का मामला छेड़ा तो आपको बताए बगैर आपका केस ले लिया केस जो है जाएगा। वो अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा ये केस मुझे ले आए, फाइल ले आए, और आप फिर बैठे रहेंगे। बिल्कुल आपके साथ वही होने जा रहा है जो आप लोगों ने जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ किया था, जो उन्होंने कस्टम्स वाले केस में जब ऑर्डर दिया तो आपने कहा ये तो आप सुन ही नहीं सकते, तो आईनी बेंच का मामला है। आईनी बेंच का मामला है, और बड़े दबंग अंदाज में हाँ, ये कहा जाता था। और फिर हमने देखा कि जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम का केस पूरा साल जो है वो लगा ही नहीं है, लगा तो फिर एक माह एवं हर तरफ ये अंदरूने खाना ये खबरें चल रही थी कि 27वीं आईनी तरमीम आती है, लेकिन एक ट्रक की बत्ती पीछे लगा के जी कौन सुनेगा, बेंच किधर होगा, कौन होगा, किस तरह होगा, उसके पीछे रिमार्क्स, तो चीज़ें चलती रहीं। बहरहाल जिसने जो किया है वो डेफिनेटली वो जो है भुगतेगा अब। और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला तो जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी वो भी आज कुछ बोले हैं, और ऐसे लगता है कि वो जो बातें की जा रही थी कि आर्टिकल 200 में जो किया गया है, तरमीम की गई है, उसमें टारगेट तो इन जजेस को फौरी तौर पर ट्रांसफर करना ही है। तो अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एक रिमार्क्स दिए हैं। वैसे उन्होंने एक दफ़ा पहले भी रिमार्क्स दिए थे, ये मेरे ख्याल में उन्हीं दिनों की बात है जिन दिनों नवाज शरीफ साहब जब वो इश्तिहारी हो चुके थे, तो उन्होंने कहा था कि वो लंदन में बैठकर हंसता होगा। बिल्कुल। अब उन्होंने ये कहा है जी मेडिकल ग्राउंड पे लोग लेते हैं जमानत, फिर बाहर आते हैं, चलते फिरते हैं, फिर बैरून मुल्क चले जाते हैं। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या मतलब क्या वजह है ऐसे रिमार्क्स की, ऑब्जर्वेशंस की, देने भी चाहिए या नहीं देने चाहिए? देखिए, अब ये डिपेंड करता है कि जो केस उनके सामने था उसमें फैक्ट्स क्या थे, मगर इसमें कोई मजाक नहीं है ये बात हमें कहने में कि नवाज शरीफ साहब ने जिस तरीके से एक गैर मामूली रिलीफ हासिल की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो वो तो एक गैर मामूली रिलीफ थी ना। यहाँ मगर इमरान खान का देखें तो इनकी तो सजा मुअत्तली की अपीलें समाअत के लिए भी मुकर्रर नहीं हो रही, तो कितना एक डिफरेंस है। लेकिन एक बात है जो नवाज शरीफ साहब को उस वक्त रिलीफ मिला था, उस रिलीफ को आज वो ओन करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि जस्टिस अतर मिनल्ला को वो सियासी जज और पता नहीं क्या क्या नामों से पुकारते हैं उनके वज़रा, और वो भूल गए हैं कि उनकी उस वक्त सुनवाई नहीं हो रही थी। और उस वक्त जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के खिलाफ इतने बड़े लेवल पे कैंपेन सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे मौजूद थी, और उनके जो है वो फेक टिकर्स चले थे। मुझे याद है कि उनके नाम से मंसूब कोई चीज़ें चली थी, लेकिन इसके बावजूद जो उन्होंने 2.25 माह में जमानत दे दी थी जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने नवाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज को, कैप्टन सफदर को। लेकिन आज जब उनके वज़रा बोलते हैं तो वो तानो तशनी उन्हीं जजेस पे कर रहे हैं। ये हैरान कौन है वैसे कि वो उन जजेस को टारगेट किया जा रहा है? ये बिल्कुल साकिब, और आपको मालूम होगा ये वो 41-42 सफ़े का फैसला था जिसके ऊपर जस्टिस साकिब निसार चीफ जस्टिस बड़े बरहम हुए थे, और बड़ी उन्होंने सुनाई थी कि ये एक सजा मुअत्तली के फैसले के अंदर आपने इतना लंबा फैसला कैसे लिख दिया। लेकिन वो फैसला इतना मुदल्लल था कि उसके ऊपर चीफ जस्टिस साकिब निसार को जरूरत नहीं हुई कि उस फैसले को सस्पेंड कर देते। बिल्कुल, उन्होंने उस फैसले के अंदर दिए गए आर्गूमेंट्स को जरूर रिजेक्ट किया, मगर रिलीफ को बरकरार रखा।
ठीक है। और फिर उसके पीछे भी बड़ी कहानी है, ज़राए बहुत कुछ बताते हैं कि उस फैसले की बुनियाद पे चीफ जस्टिस हाकिम निसार ने जस्टिस अतम अल्लाह को बड़ा इंतकामी कार्रवाई का निशाना भी बनाने की कोशिश की। और आई डोंट नो, लेकिन कुछ ज़राए ने ये इंकशाफ किया है कि उस दौरान जो है कोई एक वीडियो या ऑडियो जो थी वो भी मंजरेआम पे आने की बातें हुई थी। आपको याद है ARY के एंकर हैं गुलाम हुसैन, उन्होंने कह दिया था कि जनाब 2 दिन बाद एक जो है ना ऑडियो आने वाली है टेलीफोन गुफ्तगू की, और वो जो ऑडियो है उस ऑडियो से पता चल जाएगा कि जस्टिस अतम अल्लाह ने कैसे जमानत कैसे वो जमानत के केस में जमानत कैसे दे दी और सजा मुअत्तली कैसे हुई थी, कोई इस तरह का ही मामला था। और फिर उससे पहले ही जस्टिस अतम अल्लाह ने जो है फिर जो ज़राए से मालूम हुआ है कि उन्होंने फिर ऐसा एक कानूनी एक्शन किया कि जिसके बाद हाकिम निसार साहब वो जिच होकर रह गए, और अपने आप को बचाने के लिए हाकिम निसार ने फिर जस्टिस अतम अल्लाह का नाम जो है वो चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए भी सामने लाया। इसकी तफसीलात तो हम बाद में बताएंगे, ये बड़ी एक दिलचस्प कहानी है जी। लेकिन इसके पीछे आप देखेंगे कि चीफ जस्टिस हाकिम निसार खुद कितने कमजोर थे और कितने वीक थे और कितने कमजोर थे। लेकिन इस तनाजुर में जो जमानत दी गई थी उन जजेस को क्या क्या भुगतना पड़ रहा था, ये एक पूरी हिस्ट्री है, इस पे हम तफसील के साथ बात करेंगे। लेकिन जिनको जमानत मिली है वो तो, मैं मरियम नवाज साहिबा का भी रात सुन रहा था, उन्होंने कोई लंदन में भी कोई बात की इसी तरह, तो इन जजेस को इसी तरह ही मुखातिब किया उन्होंने कि ये राना सनाउल्लाह साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, इवन ख्वाजा साद रफीक का मैं पढ़ रहा था, वो बड़ा उनकी उन्होंने ट्वीट तो उन्होंने बड़ी बैलेंस की कि अच्छे जज ये वो कहा, लेकिन उन्होंने कहा जी वो मेरे प्रोडक्शन आर्डर उन्होंने जारी नहीं किए थे, कहा असम्बली का मामला है। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने पता नहीं लाहौर में कोई क्लब का मामला था तो उसमें रेलवे का साथ नहीं दिया था, तो मतलब 2 केसों को लेकर आप जो है वो बैठ गए हैं। कहने का मकसद ये है कि आपने पूरे जज को एज ए होल देखना होता है, कोई इंसान है, वो जज भी हो सकता है 2-4 डिसीजन ऐसे हों जिसपे आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन एज ए होल आपने देखना होता है। लेकिन मैं हैरान होता हूं कि हुकूमती वज़रा जो है वो कैसे बात कर रहे हैं उन जजेस के हवाले से। फिर हफ्ते वाले दिन अदालत खोली और अतम अल्लाह के खिलाफ 1-1.5 साल पूरी जो है वो कैंपेन चलती रही, और उस वक्त PTI का दौर था और PTI की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इतनी अक्सरियत थी, वो कैंपेन करते रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतम अल्लाह की एक तस्वीर यूके की थी, कोई दोस्त हैं अपने यूके में गए होंगे, किसी गाड़ी में बैठ गए होंगे, वो पूरा साल चलती रही कि इन्होंने पता नहीं साउथ अफ्रीका में क्या किया है और क्या नहीं किया। मैं देख रहा था वही तस्वीर आजकल नून लीग वाले उनके खिलाफ लगा रहे हैं। हैरानगी होती है कि मतलब इतने जो है वो काबिल तरीन जज, मैं समझता हूँ कि ये अदलिया का नुकसान है, उनका तो कोई नुकसान नहीं, उन्होंने पूरी लाइफ गुजार ली है, उन्होंने जैसी तैसी उन्होंने गुजारी है। ये अदलिया का नुकसान है कि इतने कॉम्पिटेंट जज जो है वो अदलिया को छोड़ के जो है वो चले गए हैं। मेरे ख्याल में साकिब ख्वाजा साद रफीक जैसे एक ऐसे रोल मॉडल सियासतदान में कहूँगा, खास तौर पे जो रोल उन्होंने ये प्ले किया आखिरी इलेक्शंस के बाद, अभी तक वो प्ले कर रहे हैं, और वो मानते हैं, स्टैंड है उनका एक स्टैंड है कि उनको जिताने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने इनकार किया और अपनी शिकस्त को वक्त से पहले ही तस्लीम कर लिया। तो इतना बड़ा जब उन्होंने एक प्रेसिडेंस, एक मिसाल कायम की है, तो मेरे ख्याल में ख्वाजा साद रफीक को अपनी सोच और अपने तरजीहों का जो लेवल है थोड़ा ऊंचा करना चाहिए, और अब इन चीज़ों से निकल आना चाहिए कि रेलवे के केस में क्या फैसला हुआ या प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी हुए। ये इतने छोटे मामले हैं, ये मामला कोई जस्टिस अतम अल्लाह का नहीं है। पहली बात तो ये है, ये मामला जो है ख्वाजा साद रफीक भी अच्छी तरह जानते हैं, जो कुव्वतें उनका इलेक्शन रिग कर सकती हैं, तो उनको ख्वाजा साद रफीक को रोटी को चोची तो नहीं कहते कि जस्टिस अतम अल्लाह ने और जस्टिस मंसूर ने क्यों इस्तीफा दिया। अब ख्वाजा साद रफीक की भी एक कुछ लिमिट्स है, जारी बात है, एक तरफ पार्टी है, आपको याद है यहाँ तो रजा रब्बानी जैसे जो है वो आंसू बहा के उन्होंने फौजी अदालतों के हक में वोट दे दिया था। ये तो यही मसला है हम सियासतदानों का कि अपने आप को जस्टिफाई भी करना है, अपने आप को उन्होंने रोल मॉडल भी बनाना है, फिर अपने आप को रेलिवेंट भी रखना है और पार्टी से वफादार भी शो करना है। ये सारे काम एक साथ नहीं हो सकते। आप या तो खामोश रहें या फिर इस तरह की छोटी छोटी मिसालें देके अपना जो आपने मयार एक बुलंद किया हुआ है उससे नीचे तो ना है ना कम से कम। तो मैं समझता हूँ ये काम ख्वाजा साद रफीक साहब को नहीं करना चाहिए, या तो ये मानना चाहिए कि सबके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है और जब ये 27वीं आईनी तरमीम के पीछे एस्टेब्लिशमेंट है, जिसको उन्होंने वोट दिया 27वीं आईनी तरमीम को, ख्वाजा साद रफीक उसी तरह इनकार करते हैं जैसा अपने इलेक्शन के नतायज के ऊपर इनकार किया, खड़े हो जाते हैं। क्यों नहीं खड़े हुए? अब वोट दे के वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं तारीख में। नहीं, फिर एक और बड़ी बात आम बात है ना कि पिछले 3 साल से 3.5 साल से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तो कितने अदालती जजों ने फैसले दिए हैं अपने अपोनेंट्स, जो आज की अपोजिशन है, जो आज के जेलों में लोग जा रहे हैं,
उनके हक में कितने फैसले दिए हैं कि आप कहें कि आज की अदालतें ठीक काम कर रही हैं? जैसे 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो है वो दूध शहर की नहरें बहना शुरू हो गई हैं, या 27वीं के बाद हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हम बात करते हैं इमरान खान का केस 17 जनवरी को सजा हुई है जो बुशरा बीबी को और इमरान खान को। आज तक मतलब देखें कि 10 माह हो गए हैं, 10 माह से ज्यादा अरसा हो गया है, आज तक जीरो पे खड़ा है केस। जो 16 अक्टूबर को समाअत होनी थी, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब और दूसरे जज, वो तकरीब थी जी सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने केस की समाअत नहीं की। आज 17 नवंबर हो गया है, केस नहीं लग रहा। अर्ली हियरिंग की दरखास्तें, बुशरा बीबी खातून है, आप जो मर्जी है कहें, उसको कानून में ये लिखा हुआ है कि उसको जब वो थोड़ा फेवर मिल सकता है जमानत के केस में, उसका केस नहीं लग रहा। और बात कर रहे हैं साद रफीक साहब जी, उन्होंने जी मेरा प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी किया था तो ये किया। और आप ये देखें साकिब, ये जिस आइन के ऊपर ये हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट या आईनी अदालत के जजों ने हल्फ उठाया है कि जी मैं इस आइन का वफादार रहूंगा, उस आइन के अंदर वाहिद अगर कोई कम्युनिटी है ना जी, जिसके लिए आप इम्तियाजी कानून साजी भी कर सकते हैं। आपको पता है हमारे आइन के अंदर 2 ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनके लिए आप ऐसे कानून भी ला सकते हैं कि जिसमें इम्तियाजी सलूक हो सकता है, अदरवाइज तो इम्तियाजी सलूक नहीं हो पाबंदी है, नहीं हो सकता। और वो 2 कम्युनिटीज कौन है? वो खवातीन और बच्चे जी। इनके लिए आइन के अंदर पार्लियामेंट जो है खसूसी कानून साजी और आइन साजी कर सकती है। उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में खवातीन जो आधी से ज्यादा उनकी आबादी है वो महरूम है, वो अपने हकूक से महरूम है, उनके साथ जुल्म और ज्यादती होती है और हमारे आइन में तस्लीम किया गया है। और ये बेनजीर भुट्टो की पार्टी का आइन है, ये जुल्फकार अली भुट्टो की पार्टी का आइन है जिसमें ये खवातीन के लिए खसूसी कानून साजी की इजाजत दी गई है। और आपकी पार्टी ऐसी तरमीम को प्रमोट कर रही है जिसके तहत इस तरह के जजेस जो हैं वो हाईकोर्ट में लगते हैं कि जो साल साल तक एक खवातीन की जो सजा मुअत्तली की जो अपीलें वो मुकर्रर भी नहीं की जाती समाअत के लिए। तो ये किस किस्म के आइन का दिफा हो रहा है इस हाई कोर्ट के अंदर? ऐसे हाथ उठा उठा के हल्फ बर्दारी की तकरीब हो रही है। जी बिल्कुल, तो ये जो है वो मामला चल रहा है और उनके केसेस मुकर्रर नहीं हो रहे, उनको फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा, उनसे उनकी मुलाकातें बंद हैं, मुलाकातें भी बंद हैं, फैमिली से मुलाकात जेल रूल्स में लिखा हुआ है वो भी मुलाकात जो है वो बंद है। और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर, इनके ऑर्डर्स में कोई अमल नहीं कर रहा और इनको परवाह नहीं है। जेल के सुपरिटेंडेंट तो इनसे ज्यादा ताकतवर है, इन जजों से ज्यादा ताकतवर है। फिर तो इसका मतलब है कि बजाय इन अदालतों के जेल के सुपरिटेंडेंट के घर के बाहर जाके दरख्वास्तें जमा करानी चाहिए कि तुसी मेहरबानी करो, ये जज तो इस काबिल नहीं है, तो जेल के सुपरिटेंडेंट साहब तुसी कोई रहम करो अल्लाह दा, कोई आप उनकी मेहनत कर लें, मेहनत मुताबिक कर लें। बहरहाल मुस्लिम लीग नून के जो कुछ दिमाग सोच समझ वाले हैं, अगरचे राना सनोला साहब भी अब जो है वो बदले बदले हो गए हैं, तो उनको कम से कम वो सोचना चाहिए कि उन पर जो वक्त गुजरा, जो लोग जुडिशरी में जो बोल नहीं सकते, जो प्रेस रिलीज नहीं जारी कर सकते, को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, जो लोग जिन्होंने किरदार अदा किया उनको थोड़ी सी एक्नॉलेज करें और इस तरह ना करें कि कल आप पे वक्त आए तो आपके साथ खड़ा होने वाला। साकिब आप ये कहते हैं जो जेल में जो बोल नहीं सकते जजों को तो हम ब्लेम कर रहे हैं, हम मीडिया वाले क्या कर रहे हैं? एक बंदा जेल में है, उसकी बेगम जेल में है, हम उसके खिलाफ हर किस्म का घटिया से घटिया जो है वो प्रोग्राम्स कर रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं, लेकिन हम मीडिया वाले, हम एंकर पर्सन का फर्ज नहीं है कि जब तक इमरान खान का हमें मौक़िफ़ नहीं मिलता हम ये प्रोग्राम नहीं चलाएंगे। आप इमरान खान को जेल में, उसकी बेगम को जेल में, उसके खिलाफ घटिया से घटिया किस्म की कैंपेन भी चल रही है, हमारे बड़े बड़े टीवी चैनल चला रहे हैं, लेकिन हम में इतनी शर्म और हया नहीं है कि हम ये बात कर सकें कि पहले इमरान खान का और उसकी बेगम का मौक़िफ़ लेंगे, उसके बाद उसके बारे में हम प्रोपेगेंडा करेंगे। ये एक बुनियादी, हम जजों को क्या ब्लेम करें, हम खुद साफ़ी क्या कर रहे हैं? हम लोग प्रोपेगेंडा का टूल बने हुए हैं। और ऐसी जो बाहर की रिपोर्टें हैं, मुझे तो अफसोस होता है, इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट आई है, तो इन सहाफ़ियों को शर्म करनी चाहिए कि ये कहते हैं कि हम उस वक्त तक ये रिपोर्ट शाया नहीं करेंगे जब तक हमें इमरान खान से मुलाकात की इजाजत नहीं देती, और हम इन तमाम मामलात के ऊपर बुशरा बीबी का और इमरान खान का मौक़िफ़ नहीं लेंगे। लेकिन ये भी बेशर्मी की इंतहा है, अपने आप को बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी कहते हैं, मगर इतनी बुनियादी एक एथिक्स नहीं है कि आप जो है जेल में बंद एक जोड़े के बारे में घटिया और गलीज प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन उसका मौक़िफ़ जो है आपने अपनी स्टोरी में नहीं दिया, बल्कि उन आई विटनेसेस का मौक़िफ़ दिया है जो अब हुकूमत के साथ मिल गए, जो कि अभी हुकूमत के कंट्रोल में, दबाव में, वो फ्री एजेंट नहीं है। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये जो इकोनॉमिस्ट है, इन लोगों को क्लियर करना चाहिए था कि जिन जिन लोगों को उन्होंने विटनेस बनाया है, ये लोग आज कहाँ खड़े हैं, ये इनको क्या रिलीफ दी गई है, और इनको जो गवाह बनाया गया कोर्ट्स का, तो ये मैटर अभी भी पेंडिंग है। और आपने उन गवाहों को
जिस जो कोर्ट की है, मेरे ख्याल में ये तो आपको जो अपील में अभी मैटर पेंडिंग है उन पर भी आप असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अपील में मैटर जो है वो केस का पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन इस के बावजूद इस किस्म का जो सिचुएशन बताई गई कि उनका मौक़िफ़ लिए बगैर सब कुछ जो है वो चलाया जा रहा है। तो बहरहाल यहाँ पे ख़त्म करते हैं। जी बिल्कुल। नाज़रीन, आपको मज़ीद भी हम अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।